जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों क्लास 10th के बच्चे तैयार हो जाइए क्योंकि आप लोग का पहला पेपर है हिंदी का दोस्तों। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों 2025 वायरल पेपर दोस्तों हिंदी का, जो आप लोग के पेपर में आने वाला है दोस्तों। तो आज अब आप लोग का जो है मिड टर्म का पेपर शुरू होने वाला है दोस्तों, और पहला पेपर क्लास 10th वाले बच्चों का हिंदी का है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर, और इसी में से आप लोग का जो है 95% जो पेपर है दोस्तों इसी में से बनने वाला दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी प्रीवियस ईयर के पेपर का। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 2024-25 का पेपर है ये, और ये बिल्कुल 2025 में दोस्तों पेपर वायरल होने वाला आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 10th हिंदी। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को हिंदी के पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग हिंदी के पेपर को देख लेते हो दोस्तों किसी भी दूसरे प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो आप लोग को जो है 95% जो है क्वेश्चन आप लोग के संभव सही होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हिंदी के पेपर में कोई बदलाव ज़्यादा होता नहीं है दोस्तों। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग का जो परसेंटेज है ना दोस्तों वो बहुत अच्छा कर देता है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है ये। ठीक है, हर कोई बच्चा आसानी से बस थोड़ा सा चीज़ों को बदल कर जो है वो 80 से 85, कभी कभी तो 95 नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका हिंदी का प्रश्न पत्र दोस्तों। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले जो है आपके पूरे प्रश्न पत्र को जो है इस कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, तो इसको जो है आपका जो है 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया दोस्तों। ठीक है, खंड क के अंदर जो है 2 प्रश्न है जिसमें आप लोग को गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना होता है। खंड ख के अंदर 4 प्रश्न है जिनमें जो है 20 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर खंड ग के अंदर 5 प्रश्न है जो 20 नंबर के टोटल हैं। तो इस तरह से जो है पूरे 4 सेक्शन के अंदर बांटा गया। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों खंड क, अपठित बोध वाला होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है, तो इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका जिसके अंदर बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों जो पूछे गए हैं उसके उत्तर देने दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक करके गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूंगा। मैं आपको एक एक सवाल को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उसको जो है सॉल्व कर सको दोस्तों। ठीक है, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके जो है बिल्कुल तसल्ली से गद्यांश को पढ़ेंगे। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग आखिरी तक देखोगे तभी आप लोग के जो है 95, 90, 85 मार्क्स आएंगे। अगर आप लोग बीच में से वीडियो को छोड़ करके चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आज के विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। तो देखिए भारतीय जो चाय है ना उसके बारे में गद्यांश दिया गया है। ठीक है, हम लोग जो सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं ना उसी के बारे में। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी क्या हो चुकी है दोस्तों, लोकप्रिय हो चुकी है, यानी प्रसिद्ध हो चुकी है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना ही क्या दोस्तों बहुत खूबसूरत अंदाज होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो सौंधी खुशबू लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते हैं ना। यानी मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर जो हम लोग चाय पीते हैं उसकी अलग ही खुशबू होती है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को भैया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। भैया हम लोग इतना चाय पीते हैं कि भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 21 मई को जो क्या बना दिया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बना दिया। आप लोगों को क्या बात पता थी, नहीं पता थी ना। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया। भाई मिलान एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर एक बैठक हुई जिसके अंदर ये बात रखा गया कि भाई 21 तारीख को जो है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर चाय पी जाता है, और कितना बड़ा बिजनेस है दोस्तों चाय का, चाय पत्ती का, चाय बेचने वाली कंपनी को। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य क्या है भैया, दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास को और उसके गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये मकसद है, इसलिए जो है हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन, खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में क्या करना दोस्तों, जागरूकता बढ़ाना। इसलिए जो है ये मनाया जाता दिन। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। अब चाय केवल लोग शौक में नहीं पीते हैं, चाय जो होता है उसके औषधीय गुण भी होते हैं। कई सारी बीमारियां जो होती है दोस्तों चाय पीने से ठीक हो जाती है ना। हाँ, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है
कि विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में कौन, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन कौन चाय की खेती करता है, तो एशिया आता है, अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है ना। जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में चीन सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, भारत, उसके बाद में कीनिया, फिर उसके बाद में श्रीलंका। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी कितनी दोस्तों, 75%। अगर पूरी दुनिया के अंदर चाय अगर बनती है तो उसमें 75% जो हिस्सा है वो इन 3 देशों का है दोस्तों, 4 देशों का। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य भारत के अंदर चाय का उत्पादन करते हैं, तो भैया असम एक राज्य है, दार्जिलिंग वाला एरिया, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु शामिल है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान है, जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन है। यानी कि इतने लोगों को जो है भारत के अंदर चाय बागान रोजगार देता है। उसके बाद में क्या बात करेंगे दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं, जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट न हो। अपनी कोमल उंगलियों को जो है कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती है। इसलिए जो है महिलाओं को ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि महिलाओं के जो हाथ होते हैं बहुत कोमल होते हैं और बहुत आसानी तरीके से पत्तियों को तोड़ पाते हैं उसको। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में हो। तो दोस्तों जो काम होता है ना चाय बागानों में, इस श्रमिकों का बहुत मुश्किल होता है। वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। तो दोस्तों कितना कठिन काम है। तो हम लोगों ने ये जो पैसेज था आपका गद्यांश था, ये आपका किसके बारे में दोस्तों, ये गद्यांश आपका जो है चाय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, चाय के बारे में, अदरक वाली भारतीय चाय। अब इससे संबंधित कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, और देखिए कितना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, पढ़ना है उसका उत्तर देना सवाल का। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल जो है आपका कथन और कारण वाला है। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए ध्यान से। तो भैया एक कथन दे रखा है और उसके पीछे जो 2 कथन दे रखे हैं और कारण दे रखा है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि भैया क्या बोलता है, देखिए सवाल किधर गया, सवाल आपका जो है ये रहा दोस्तों, ये रहा कि भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भाई बिल्कुल घोषित किया है, बिल्कुल सही है कथन। तो कारण देखिए, कारण सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की क्या अहमियत को समझना। तो क्या इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 तारीख को, तो बिल्कुल भाई इसलिए मनाया जाता है ताकि जो है दुनिया चाय की जो अहमियत है उसको समझ सके। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कथन है और ये आपका कारण है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा जिसके अंदर दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कि भैया इसका राइट आंसर देखिए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए 3rd। कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। तो देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको ढूंढ लिया। पैसेज में जो जानकारी दी होती है उसी जानकारी यहाँ पर लिखते हैं लोग। अगर वो जानकारी सही है तो ठीक है, अगर कारण भी ठीक है तो ठीक है, फिर दोनों चीज़ें अपने आप में क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में। प्रश्न नंबर ख क्या बोलता है कि भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है। भाई क्यों लोकप्रिय है कुल्हड़ वाली चाय, तो क्यों लोकप्रिय भैया, क्योंकि सौंधी खुशबू होती है इसलिए लोकप्रिय है, या फिर लाजवाब स्वाद होता है इसलिए लोकप्रिय है, या फिर बहुत महंगी होती है इसलिए लोकप्रिय है। अगर कोई चीज़ बहुत महंगी उसको वो लोकप्रिय क्यों होगी ना दोस्तों, आसानी से उपलब्ध है इसलिए लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ये लोकप्रिय क्यों है दोस्तों, ये लोकप्रिय इसलिए है कि क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों, सौंधी खुशबू है। क्या है, सौंधी खुशबू वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में और कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, और इसके बाद में स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा भाई लाजवाब स्वाद होता है इसलिए, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट किसके अंदर मिल रहे हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए पहला और दूसरा आपका मिल रहा है कथन ए के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो इस तरह से जो आप लोगों को करना है। फिर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ग के बारे में। प्रश्न नंबर ग क्या बोल रहा है दोस्तों कि नीचे दिए हुए कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है ना, मिलान करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, क्या भारत है दोस्तों, क्या ये सही मिलान है, या फिर भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक असम है। तो देखिए कितना गलत दे दिया दोस्तों। पहली बात तो ये देखिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीन। चीन तो देश है दोस्तों, है ना। भारत के अंदर चीन नाम का कोई राज्य तो है नहीं। क्या आप लोगों ने कोई राज्य सुना है, नहीं ना।
तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। जहाँ जहाँ सेकंड स्टेटमेंट है उसको गलत कर दीजिए आप लोग। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये वाली भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कौन कौन सा इस और देखिए दोस्तों, और इसके अंदर देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, भाई विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका जो है, पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा है कि हमें सुमेलित करना है, सॉरी हमें जो है इसको सुमेलित करना है, हमें खुद से सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो फर्स्ट का जहाँ पर सेकंड दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में तो सबसे असम है, तो सेकंड का थर्ड हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेकंड का थर्ड दिख रहा है कहीं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, एक तो इसके अंदर सेकंड का थर्ड है, इसके अंदर सेकंड का थर्ड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो भारत है। तो तीसरे का क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट हो जाना चाहिए। तीसरे का फर्स्ट ढूंढिए इसके अंदर, तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट किधर है? तो तीसरे का फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर घ के ऊपर। देखिए अभी क्या बोल रहा है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका भैया? किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने से जो है किस तरह से चाय के उत्पादन और खपत में वृद्धि हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए किस तरह से आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो कि भैया करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, है ना, उनके हितों की रक्षा होगी, जागरूकता बढ़ेगी, इसी के चलते जो है चाय पत्ती की खपत मांग बढ़ने लग जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो है लोग इसके बारे में समझें, जानें और ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिएं। उसके बाद हम लोग समझेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या समझना हम लोगों को, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग कैसे है, कि भाई चाय को बनाने में एक श्रम की जरूरत कैसे पड़ती है। तो हम लोगों ने पढ़ा भैया चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, ठीक है। श्रमिकों को पूरे दिन जो है खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सावधानी से चाय की पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, इसलिए जो है आप इसके अंदर ये सारे तमाम इसके प्रश्न लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला पैसेज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड जो है आपका पद्यांश। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने आपको उत्तर देने। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आपका 7 नंबर का सवाल होगा, ठीक है। कितनी आसानी से आप लोग इसके अंदर 7 नंबर ले सकते हैं, बस पढ़ना और पढ़ के क्या देना दोस्तों? उत्तर देना है। तो देखिए क्या लिखा है काव्यांश, ठीक है। काव्यांश का एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्या काव्यांश लिखा हुआ है। तो देखिए काव्यांश लिखा है कि भैया अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अंशक वह लूट रहा है। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुकार सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। ये कृष्ण भगवान किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, यानी महाभारत का एक अंश उठाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कितना कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरित कर रहा समर वन में विहार। व्यूरों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर घूम मचाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हूँ निगल निहान, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिर गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरह से आप लोगों को पढ़ना। आगे देखिए और क्या बोल रहा है दोस्तों कि ओ देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूँ मन में, हे मैं भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका जो काव्यांश हो गया। अब इससे आप लोगों को पढ़ के इसके सवालों का उत्तर देना है। तो देखिए क्या बोला पहला सवाल, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो हम लोग को पता है भैया कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं दोस्तों? कृष्ण भगवान कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कर्ण की। तो देखिए ऑप्शन भी दे रखा है आपको, प्रश्न नंबर क का ऑप्शन भी आप लोग को जो देखिए यहाँ पर दे रखा है। तो किसकी कौन प्रशंसा कर रहा है दोस्तों? कृष्ण किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में कि भाई कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या क्या कहा है, कि भाई कर्ण के युद्ध करने की जो क्षमता है, कौशल है, उसके बारे में जो है कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी तर्क दिए हैं। तो कौन कौन से तर्क दिए हैं दोस्तों? तो आपका जो तर्क दिया है वो आपका तर्क क्या क्या दिया है दोस्तों? तो देखिए तर्क आपका दिया है कि भैया समर क्षेत्र में केवल उसकी हुकार सुनाई दे रही है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है दोस्तों? और
और कथन फर्स्ट भी तो बोल रहा है कि पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा है कर्ण, है ना। हम लोग को पता है कि भाई कौरव पांडवों के अंदर लड़ाई हुआ था महाभारत, और जो कर्ण भगवान थे वो किसकी तरफ थे दोस्तों, वो तो आपके थे कौरवों की तरफ, है ना। तो उसके बाद में और क्या बोल रहा है दोस्तों, और थर्ड देखिए, थर्ड कि समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन चीजें जो है प्रशंसा के रूप में बोली गई। तो तीन चीजें किसके अंदर मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिल रही है ना। कथन फर्स्ट भी मिल रहा है, सेकंड में, थर्ड भी मिल रहा है और फोर्थ भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग का जो है ख का आंसर हो जाएगा 4। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर ग के बारे में। तो देखिए कथन वाला सवाल, कथन से और कारण से सवाल पूछा गया दोस्तों। तो यार आपका कथन है, ठीक है, और इसके नीचे कारण है। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, कथन कारण क्या बोल रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो कथन बोल रहा है कि कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। बिल्कुल सही है बात। कर्ण जब चिल्ला रहे हैं तो उनकी गर्जना से पांडवों की सेना में जो है सैनिक भागने लग गए। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया है। तो भाई कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये क्या बोलता है दोस्तों इसके अंदर कि भाई कथन सही है और कारण कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग का प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि भाई श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गुण वचन बताया। कि भाई श्री कृष्ण भगवान जो थे वो सारथी थे अर्जुन के रथ के, तो उनको समय समय पे ज्ञान दे रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कौन कौन सा जो है वचन बताया अर्जुन को, तो कौन कौन सी बातें बताई दोस्तों, है ना। तो आप लोग को जो है इसके अंदर कौन कौन सी बातें बताई आप लोग को बताना है। तो कौन कौन सी बातें बताई, तो भाई श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन से बताया कि अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वो दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वो कर्ण को जो है अर्जुन से बड़ा क्या मानते हो दोस्तों, योद्धा मानते हैं ना। तो ये वचन बताया उन्होंने, तो आप लोग को लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बोल रहा है कि भैया कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे। तो आप लोग को दोबारा बताना है कि भाई कृष्ण भगवान जो है कर्ण को देख करके क्या सोच रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके और उसे युद्ध में पराजित कर सके। तो यही जो है श्री कृष्ण भगवान सोच रहे थे, किसके बारे में, कर्ण के बारे में। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने पहला गद्यांश और दूसरा काव्यांश को जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। तो देखिए खंड ख के अंदर है व्यवहारिक व्याकरण, थोड़े से व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब खंड ख के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो खंड ख क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4, तो आप लोगों को कितने करने हैं, 5 प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्न को जो उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या क्या दे रहा है। पहला बोलता है दोस्तों कि हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। इसको क्या करना है, आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो आप लोग कैसे बदलोगे इसको सरल वाक्य में, ठीक है। हम लोगों ने व्याकरण के अंदर पढ़ा है, तो इसको सरल वाक्य में हम कैसे बदल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भाई हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते हैं। ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। पहले रुकते थे और फिर मूर्ति को देखते थे, नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए कि भाई हालदार साहब जो हैं, ठीक है, हालदार साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हालदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुक कर मूर्ति को देखते हैं, ना कि रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो आएगा आपका गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा कि भैया रुक कर मूर्ति को देखते थे, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर ख के बारे में देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब जाड़ा आता था तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ठीक है। तो इसको आपको किसके अंदर बदलना है, इसको आपको बदलना है संयुक्त वाक्य के अंदर। किसके अंदर बदलना है दोस्तों, संयुक्त वाक्य के अंदर, कि भाई जब जाड़ा आता था तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। इसको आपको जो किसके बदलना है, संयुक्त वाक्य के अंदर बदलना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ये आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों, है ना। जब नहीं, जब हटा देना है, जब गलत है इसके अंदर। क्या गलत है दोस्तों, जब नहीं आना चाहिए। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको जब हटाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा राइट आंसर, जाड़ा आता, उसके बाद में और बाल गोविंद क्या करते दोस्तों, भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको वही आप लोगों के लिए आंसर है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और लिखिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ग के बारे में। प्रश्न नंबर ग क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर ग बोलता है रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इसको किस में बदलना है दोस्तों, इसको जो है आप लोग को किस में बदलना है, इसको आप लोग को जो है बदलना है किसके अंदर दोस्तों, इसको आप लोग को बदलना है आश्रित उपवाक्य छाटकर उसका भेद भी लिखिए, ठीक है। आप लोग को आश्रित पर जो है उपवाक्य छाट करके क्या लिखना है, भेद लिखना है। तो ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग का राइट आंसर हो जाएगा भैया कि भैया जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, ये आश्रित में उपवाक्य है।
और ठीक है, और भेद क्या है इसके अंदर, विशेषण आश्रित, ठीक है, विशेषण के आश्रित उपवाक्य हैं। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो डुमराव में, ठीक है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, ये आपका जो हो जाएगा उपवाक्य हो जाएगा। और इसके अंदर भेद लिखना है तो भेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विशेषण, विशेषण जो है विशेषण आश्रित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं घ के बारे में। प्रश्न नंबर घ, खीर के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई। तो इसमें क्या बताना है आपको, मिश्र वाक्य बताना है। इसको किसमें बदलना है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि भाई जैसे ही, क्या बोलेंगे दोस्तों, कि जैसे ही नवाब साहब ने खीर का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा कि भाई जैसे ही नवाब साहब ने खीर का आनंद लिया उनकी आंखें पलकें मुंद गई। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आखिरी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे तो आप लोग को 4 करने, लेकिन मैं आपको 5 के 5 करा देता हूँ। ठीक है, हाँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो लास्ट है, क्या बोलता है कि काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। इसको किसके अंदर बदलना है दोस्तों, इसको बदलना है कि भाई रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना आपको। तो भेद क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो है आपका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य इसका क्या है, भेद है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 भी कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के बारे में जो है उत्तर लिखना है हमें, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला क्या बोलता है दोस्तों, क बोल रहा है कि वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। ठीक है, इसको किस में बदलना, कर्मवाची में बदलना है इस वाक्य को। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, क्या बदलना हमें कि वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। तो इसको हम किस में बदलेंगे, कर्मवाची के अंदर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भाई उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, उसके द्वारा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बस इस वाक्य के अंदर आपको आगे लगा देना उसके द्वारा, फिर ये कर्म के अंदर, कर्मवाची के अंदर बदल जाएगा। इसी तरह से ख देखते हैं, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। इसमें इसको किस में बदलना है, कर्तुवाची में बदलना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बदलाव करेंगे दोस्तों हम लोग, इसके अंदर हम लोग बदलाव करेंगे कि भैया नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई नवाब जी ने क्या किया, नवाब जी ने जेब से चाकू निकाला। ठीक है, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, कर्तृवाची के अंदर बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ग क्या बोलता है कि भाई बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते। इसको किसमें बदलना, भाववाची में बदलना है। ठीक है, तो इसका क्या भाववाची हो जाएगा, बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसका भाववाची में वाक्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं घ के बारे में। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा, ठीक है, कहानी की रचना की, वाच्य पहचान कर भेद बताने हैं इसके। ठीक है, वाच्य पहचान कर भेद बताने हैं कि भाई क्या बताने हैं कि भाई स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, वाच्य पहचान कर भेद बताने। तो कैसे इसका भेद हो जाएगा दोस्तों, इसका भेद हो जाएगा कर्तृवाची। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्तृवाची इसका क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो आप लोग के सामने है वाक्य, ये बोलता है कि कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो हम लोग को पता है भाई ये संयुक्त वाच्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, कर्म जो होता है उसके अंदर कर्म प्रधान वाले वाक्य में कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 भी कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 के बारे में। ये क्या बोल रहा है कि निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का जो है पद परिचय लिखना हम लोग को, है ना, पद परिचय लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क क्या बोलता है दोस्तों, पान वाला नायक पान खा रहा था। इसका पद परिचय क्या है, तो भैया इसके अंदर नया क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर गुणवाचक की बात कर रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और पान क्या है दोस्तों, इसके अंदर विशेष्य है। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं ख के बारे में। ख क्या बोलता है कि वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो खीरे खरीदे होंगे बताना आपको, खीरे खरीदे होंगे क्या है दोस्तों, तो भैया खीरे खरीदे होंगे क्रिया होगा दोस्तों। उसके बाद में कैसी क्रिया दोस्तों, भी सकर्मक क्रिया। ठीक है, हाँ। और पुल्लिंग है दोस्तों, बहुवचन है, भूतकाल है। ये खरीदे होंगे यानी अतीत में काम हो चुका है, तो जो चीज़ हो चुका हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भूतकाल बोलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों ग के बारे में। ग क्या बोल रहा है, विद्यालय के साथ ही
ही एक डाकघर है, यानी कि विद्यालय के साथ एक ही डाकघर है। के साथ के अंदर क्या बताना है कि भाई के साथ क्या है, संबोध बोधक है, ठीक है। और घर और डाकखाने के बीच क्या है, संबंध दर्शा रहा है ना। आगे बात करेंगे घ के बारे में। घ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। घ के बारे में घ, वाह भाई खूब क्या आइडिया है, इसके अंदर वाह के बारे में बताना है दोस्तों। तो वाह क्या है दोस्तों, वाह एक विश्वमादि बोधक अव्यय है, ठीक है। हाँ, ये अपना इस प्रकार का कभी चिन्ह होता है ना तो इसको बोलते हैं विश्वमादिक बोधक चिन्ह, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आखिरी जो है आपका, आखिरी जो है ये क्या बोलता है, वे के बारे में बताना आपको। तो वे क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम है ना, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर किसी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। वो भी कैसा दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से देखिए आप लोग को जो है व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, तब आप जो इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसके बाद में आपका व्याकरण खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है कि अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अलंकार ढूंढने। पहला वाला देखिए, क सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसके अंदर आप लोग को जो अलंकार बताना है, तो इसके अंदर है आप में उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों, क में उपमा अलंकार। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है दोस्तों, उपमा अलंकार है, ठीक है। पहले वाले में उपमा अलंकार। ख के अंदर देखते हैं, ख के अंदर कौन सा अलंकार है, छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, इसके अंदर कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसके अंदर आपका अलंकार है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, कि भाई छूते ही जो है टूट जाना है। ये कौन सी, ये तो जो है आपका बढ़ा चढ़ाकर इस बात को दिखाया जा रहा है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है दोस्तों, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब किसी चीज को जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ख के अंदर कौन सा अलंकार दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बात करते हैं ग के बारे में। ग के अंदर देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, ठीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, ठीक है। ग के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग के अंदर हो जाएगा आपका मानवीयकरण अलंकार, कि भाई जब कोई प्राकृतिक चीज या फिर अमानवीय चीज जो है इंसानों की तरह बिहेव करने लग जाए, तो उसके अंदर क्या आता है, मानवीयकरण। उसका भी क्या हो चुका है, मानवीय, उसके अंदर भी मानव जैसी भावना आ चुकी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, बूढ़े पीपल, ठीक है, पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल का पेड़, ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि आपसे कुछ बोलना चाह रहा है। तो एक कैसा निर्जीव चीज कैसे आप लोगों से कुछ बोल सकता है, तो ठीक है। तो इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसके अंदर कौन सा अलंकार, मानवीयकरण, मानवीय अलंकार आ जाएगा। आगे बात करते हैं घ के बारे में दोस्तों। तो घ क्या बोल रहा है, तुम तो कालहू हाक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है आपका उत्प्रेक्षा। क्या है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा। घ के अंदर उत्प्रेक्षा। आखिरी आपका आखिरी रह रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए, बढ़त देखी जल सम वचन बोलू रघुकुल भानु। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, इसके अंदर आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों, आपका आ जाएगा इसके अंदर रूपक अलंकार। तो इस तरह से जो हम लोगों ने व्याकरण का जो सारे सवाल कर लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं खंड ग के बारे में। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, आप लोगों से पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये सवाल है, ठीक है। पहले तो आपको जो है पाठ्य पुस्तक में से किसी भी गद्यांश पद्यांश को उठा करके दिया जाएगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों, यानी कि एमसीक्यूज होंगे, उसके आपको उत्तर देने, और ये 5 नंबर का होगा दोस्तों। कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कितने नंबर का होगा दोस्तों, ये 5 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 5 नंबर का सवाल आप लोग का ये प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए आप लोग को जो है इसको पढ़ना है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, पढ़ते हैं इसको, कि भाई काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। ठीक है, तो ये आपका जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बोल रहा है। तो आप लोगों से जो है आपको गद्य दे दिया, अब इससे आपसे सवाल पूछेगा। पहला देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि भाई, पहला सवाल बोल रहा है आपका कि भाई
के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता क्या है भैया? तो क्या विशेषता है वहाँ पर दोस्तों? तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी विशेषता आपकी हो जाएगी, क्या की विशेषता हो जाएगी दोस्तों? इसकी विशेषता आपकी है, इसका विशेषता दोस्तों आपका है कि भैया आपका यहाँ पर क्या होता है कि भैया यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। उसके बाद में दोस्तों यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है और शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क का ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं दोस्तों ख के बारे में। देखिए कथन और कारण वाला सवाल पूछ लिया आप लोगों से। तो कथन क्या दे रखा है कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक हैं, ठीक है। और कारण क्या दे रहा है कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलता है कि भैया कथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं ग के बारे में। प्रश्न नंबर ग क्या बोलता है? काशी से बाहर के कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खां किन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे, ठीक है। काशी के बाद जितने भी प्रोग्राम होते थे तो बिस्मिल्लाह खां किसके प्रति जो है अपनी आस्था प्रकट करते थे दोस्तों? तो वो अपनी आस्था प्रकट करते थे काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति जो है अपनी आस्था प्रकट करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं घ के बारे में दोस्तों। घ के बारे में बात करते हैं कि भाई काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? भाई काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो आपकी जो परंपरा है वो संगीत का आयोजन। किसका आयोजन दोस्तों? संगीत का आयोजन। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ड के बारे में। बोल रहे हैं कि इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प की सहायता से हम लोग को जो है इसका आंसर देना। तो इसका मूल भाव क्या है दोस्तों इस गद्यांश को देने का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्या? जिसके अंदर बात करता है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या है दोस्तों? सही है। तो देखिए कि भाई काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना और बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 भी कर लिया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है? निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है कम से कम 25 से 30 शब्दों में आप लोग को लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोग की किताब में से सवाल पूछे गए हैं, वहाँ से जो है प्रश्नों के उत्तर देने आप लोग को, ठीक है। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने जो है अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा, उसको सारी कहानी अच्छी तरह से याद। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल जो है आप लोगों के लिए क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला सवाल है क क्या बोलता है कि भाई कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है आप लोग को। भाई कैप्टन जो थे, ठीक है, उसके ऊपर जो है पान वाले ने क्या प्रतिक्रिया की थी, क्या बात बोली थी, उसके ऊपर जो है आप लोग को अपने शब्द लिखने हैं। तो देखिए क्या बोला था भैया, देखिए क्या बोलता है भैया पान वाला कि भाई वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसकी टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण थी, ठीक है। व्यंग्य का मतलब ताना मारना। नैतिक मूल्यों की क्या थी दोस्तों? बिल्कुल विरुद्ध थी। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का क्या हो रहा है? वो मजाक उड़ा रहा है। सर्वदा अनुचित ही नहीं, अभद्रता का भी प्रतीक है, ठीक है। तो ये आप लोग को इसके अंदर बताना है कि पान वाला जो है उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है, और उल्टी सीधी बातें बोलता है। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख देना। ख के बारे में क्या पूछ रहा है दोस्तों? ख कि भाई बाल गोविंद भगत ने महिला की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो भाई क्या काम किया भाई बाल गोविंद भगत जी ने? तो देखिए उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पोतहू से मुखाग्री दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का क्या किया दोस्तों? प्रयास किया, है ना। इससे क्या पता चला? जब उसका पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उसकी जो अग्नि थी किसने दिया था? उसकी जो है बहू ने दिया था दोस्तों, है ना। अमूमन कौन देता है दोस्तों? अमूमन लड़का देता है, लेकिन उसने पहली बार औरत से दिलवा करके जो है समाज के अंदर बदलाव लाया था। उसके बाद में दोस्तों और क्या काम किया उसने? बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पोतहू के भाई को बुलावाकर आदेशात्मक स्वर कहा, इसकी दूसरी शादी करवा दो। नहीं तो अमूमन लोग जो है अपनी बहू को विधवा बनाकर रखते हैं, लेकिन उसने जो है अपनी पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी बहू की जो है दूसरी शादी करवाने की बात करी। और देखिए कितना बदलाव का काम किया। इसके बाद और क्या बोला दोस्तों? इस प्रकार जो है विधवा विवाह के समय उन्होंने नारियों को सामाजिक स्थिति को क्या दोस्तों सुधारने का प्रयास किया। तो ये तमाम बदलाव किए दोस्तों बाल गोविंद भगत ने, आप लोग को लिखना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं आगे? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर ग की लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की क्या भूमिका रही है? इस पर प्रकाश डालना है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर ग, तो देखिए उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी? उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को क्या बनाया दोस्तों? साहित्य समझ की दृष्टि प्रदान की। वो अपने टीचर से जब बहस करती थी तो उसको बहुत सारा नॉलेज मिलता था, ठीक है। अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर जो है मन्नू के चिंतन और मनन को संवारा उसकी टीचर ने। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया।
देश को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाया, है ना। तो टीचर जो होता है स्टूडेंट के ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों, है ना। सेम टू सेम जिस तरह से मनु भंडारी जी के जीवन में उनकी टीचर ने रोल प्ले किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर घ के बारे में। प्रश्न नंबर घ क्या बोलता है कि भाई आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। तो भाई आपका चैप्टर है संस्कृति, तो इसके अंदर आपको बताना है भाई ये सवाल कि आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई न्यूटन जो था एक वैज्ञानिक था। कौन था दोस्तों? न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने कौन सा नियम दिया दोस्तों? गति के 3 नियम दिए थे, है ना। तो प्रश्न नंबर घ का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई न्यूटन जो था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। आज के विद्यार्थी अपने बुद्धि विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं कर सकते, अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है ना। तो आप लोग को इस वाले प्रश्न के अंदर ये वाला उत्तर लिखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए आप लोग का प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है ना, किताब वाला जो था आपका, तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसके बारे में दोस्तों प्रश्न नंबर 9 तो ये था आपका गद्यांश वाले के अंदर। गद्यांश वाले से सवाल पूछा गया। अब आपसे पूछेगा काव्यांश वाले पे। किस पे दोस्तों? क्योंकि आप लोग की किताब में कई सारी कविताएं भी है, तो उस पर आधार पर भी सवाल पूछेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 9 कि भी निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आप लोग को चुन करके लिखने हैं। ठीक है, हाँ। तो देखिए ये रहा आपका, ये रहा भाई। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तग में, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरैया, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है, तो इसका जो आप लोग कविता मिल गई, इससे आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, क क्या बोलता है दोस्तों? क क्या बोलता है कि उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता क्रमशः कौन है दोस्तों? कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? तो इसके अंदर आप लोग को बताना। तो भाई प्रश्न नंबर 9 का क जो है उसके अंदर वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? तो भाई वक्ता कौन होता है? जो बोल रहा होता है। तो कौन बोल रहा है दोस्तों? तो गोपियां बोल रही हैं। कौन बोल रहा है दोस्तों? और सुन कौन रहा है? तो उद्धव सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं दोस्तों? उद्धव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। गोपियां बोल रही हैं और उद्धव कौन है? सुन रहे हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में। प्रश्न नंबर ख क्या बोलता है कि भाई पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ठीक है, विकल्प के आधार पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर क्या क्या बोल रहा है दोस्तों? तो इसके अंदर क्या क्या सही है? तो देखिए इसके अंदर कथन 1 सही है दोस्तों, उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर। ठीक है, उसके बाद में जो आपका प्रश्न नंबर ख है उसका राइट आंसर है आपका दोस्तों, उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या बात की जा रही है कि भाई उद्धव को इसके अंदर दुर्भाग्यशाली होने की बात की जा रही है, और क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। आगे बात करते हैं। देखिए दोबारा कथन और कारण वाला सवाल आ गया है। तो कथन क्या बोल रहा है कि भाई गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा। ठीक है, और कारण क्या दे रहा है कि कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, कारण बता रहा है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि कथन कारण दोनों ही क्या दोस्तों? बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर घ के बारे में। प्रश्न नंबर घ क्या बोल रहा है? देखिए प्रश्न नंबर घ बोल रहा है गुरु चाटी जो पागी, पंक्ति में किसका प्रतीक किया जा रहा है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर घ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गुड़ का मतलब होता है गुड़, और श्री कृष्ण का मतलब होता है, श्री कृष्ण जी को क्या बोला? चाटी का मतलब चींटी गोपियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है ये क्या बोलता है दोस्तों? ये बोलता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? सही विकल्प का जो आप लोग को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अंदर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं दोस्तों। तो बोला जल में पड़े रहने वाली कमल के पत्ते की तरह और जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोगों ने ये वाला प्रश्न भी कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 के बारे में। क्या बोल रहा है? निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के क्या देने, आपको उत्तर देने 25 से 30 शब्दों के अंदर। ठीक है, हाँ। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है आपका क। ये क्या बोल रहा है कि भाई शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है।
इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में दीजिए। ठीक है, आप लोग को पता है कि भाई श्री कृष्ण भगवान श्री राम भगवान जी ने जो है शंकर भगवान का जो धनुष था उसको जो है माता सीता के स्वयंवर में जो है उन्होंने जब चढ़ाने गए थे प्रशंसा तो वो टूट गई थी। ठीक है, उसके बाद में परशुराम जी क्रोधित हो गए, तो वही है परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद से चैप्टर में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का क क्या बोलता है दोस्तों कि भैया शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर आपको अपने विचार बताने हैं। तो देखिए आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि भाई विनम्रता का मतलब होता है कि बड़ों का आदर करना, कम बोलना, चुपचाप रहना। ठीक है, विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस क्या हो जाते हैं दोस्तों, अनियंत्रित हो सकते हैं। कई बार लोगों के अंदर पावर आ जाता है तो क्या हो, घमंडी हो जाते हैं दोस्तों, अभिमानी हो जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि विनाशकारी होता है। विनम्रता का न होना अहंकार को जन्म देता है। जैसा परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का क्या है दोस्तों, अभाव था, इसलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा। जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसलिए सभा ने उनका क्या किया, सम्मान किया। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर ख के बारे में। किसके बारे में, प्रश्न नंबर ख के बारे में कि भाई आत्मकथा कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता था। तो आप लोग को ये बताना है। तो भाई आत्मकथा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर बताना है कि भाई कवि कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता था। तो भाई वो अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही है उसका उल्लेख नहीं करना चाहता था। वो अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता था और न दूसरों को छल कपट को दिखाना चाहता था। वो अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को भी सबके सामने नहीं लाना चाहता था। तो इसके अंदर ये आप लोग को आंसर लिखना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर ग के बारे में। प्रश्न नंबर ग क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर ग जो बोल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर ग क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर ग बोल रहा है कि भाई चिर प्रवासी में इतर में अन्य, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी, इतर और अन्य क्यों कहा है। ठीक है, दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए दंतुरित मुस्कान आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रश्न नंबर ग का आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं कि भैया जो है अधिकांश समय अपने घर से दूर रहता था कवि जो नागार्जुन थे, जिस कारण वे अपनी शिशु के लिए अपरिचित हो गए थे। उनका बच्चा उनको नहीं पहचान पा रहा था। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों पश्चात लौटे थे। अपनी इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे थे। ये उनके अंतर्मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित करता है। तो आप इसके अंदर ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न घ के बारे में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर घ क्या बोलता है, प्रश्न नंबर घ जो है वो बोलता है कि वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग को बताना है संगतकार की अहमियत के बारे में। ठीक है, कि आज के समय में जो है संगतकार की अहमियत क्या है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है, हर समय ये लोग रेलेवेंट रहते हैं। संगतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एक सार्थक भूमिका है। ऐसे व्यक्ति जो समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध या महान व्यक्ति की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप लोग को इसके बारे में बताना दोस्तों, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 भी कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है कि भैया पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आप लोग को 50-50 शब्दों में क्या देना है दोस्तों, उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या था दोस्तों, प्रश्न नंबर था 11। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए भाई, माता का आंचल नाम पाठक में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश को जो चित्रण किया है अपने शब्दों में बताना है। भाई माता के आंचल से आपसे सवाल पूछा गया है तो बताना है कि भाई जो है पाठ में जो है लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है, यानी कि परिवार के अंदर जो माहौल होता है उसके बारे में जो लिखा गया उसके बारे में बताना। तो भाई क्या लिखा है लेखक ने, तो भाई लेखक ने लिखा है कि भैया माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए कहा है कि जीवन शैली का उल्लेख निम्नलिखित तरीके से कहा है कि भाई शांत, प्राकृतिक एवं आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण बताया था, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली बताई थी, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता होती है ये बताया था, सामूहिकता होती है, प्रकृति से निकटता होती है, शारीरिक खेलों की प्रधानता होती है। तो ये जो है माता के आंचल के अंदर जो है पाठ के अंदर लेखक ने बताया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में। तो प्रश्न नंबर ख क्या बोलता है कि भाई ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर आपको लिखना है। तो भाई जब लेखिका आगे बढ़ रही थी तो उसको सारी चीज़ें छोटी छोटी क्यों दिखने लगी थी, है ना। तो इसके अंदर क्यों दिखने लगी थी दोस्तों, क्योंकि बाजार, लोग, बस्तियां कम होती जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। घंटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिखाई दे रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है लेखिका को दिखी थी।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ग के बारे में। प्रश्न नंबर ग क्या बोलता है दोस्तों, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई। मैं लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो भाई कौन सी घटना याद आई थी लेखक को, तो आप लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि भाई हिरोशिमा जो जापान के अंदर है, हिरोशिमा में अणु बम विस्फोट से निकली जो कई सारी रेडिएशन थी, तरंगों ने असमान असंख्य लोगों को क्या बना दिया दोस्तों, अपाहिज बना दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। ये देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई, ये कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते हैं, है ना। तो आप लोग को ये इसके अंदर लिखना है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने प्रश्न नंबर 11 भी जो है समझ लिया दोस्तों, और क्या लिखना है हम लोगों ने बेहतर तरीके से। अब हम बात करते हैं दोस्तों खंड ग के बारे में, जिसके अंदर आप लोग को जो है रचनात्मक लेखन होता है। तो इसके अंदर देखिए प्रश्न नंबर 12 के अंदर क्या करना है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर बोल रहा है कि निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आप लोग को क्या लिखना है दोस्तों, 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है, अनुच्छेद, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, खैर आप लोग को खुद ही लिखना पड़ेगा या आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोग को मैं हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को अनुच्छेद लिखना होता है दोस्तों। तो देखिए ये आप लोग का प्रत्येक अनुच्छेद कितने नंबर का है दोस्तों, तो 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, आप इन तीनों में से किसी एक के बारे में लिख सकते हो। चाहे तो आप लोग जो है जल बचाओ के ऊपर लिख सकते हो, पृथ्वी बचाओ के ऊपर, जंक फूड के बारे में लिख सकते हो, समाचार पत्र के महत्व के बारे में लिख सकते हो। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, जैसे आप लोग अगर जल बचाओ के ऊपर लिखोगे तो आप इसके अंदर मुख्य बिंदु जल के बारे में बता सकते हो कि भाई जल क्यों जरूरी है हम लोग के लिए, जल हम लोग को क्यों बचाना चाहिए और हम लोग जल को कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो याद रखिएगा आप लोग को जो है अपने पूरे अनुच्छेद को जो है कितने भागों के अंदर बांटना है दोस्तों, आप लोग को अपने अनुच्छेद को 3 भागों के अंदर बांटना है। कितने भागों के अंदर दोस्तों, 3 भागों के अंदर। स्टार्टिंग में आप जो है भूमिका लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों, भूमिका लिखोगे। तो भूमिका के अंदर आप 4-5 लाइन के अंदर बताओगे कि भाई जल क्या होता है, जल कहाँ से मिलता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद में दोस्तों सेकंड आप लोग जो है सेकंड हेडिंग में आप जल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताओगे कि भाई जल हमें क्यों जरूरी होता है, जल कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है, जल का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, है ना। और भी कई सारी तमाम बातें बता सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर जो है 75% पानी है, जिसमें से कुछ प्रतिशत पीने लायक है, और बाकी जो पानी है वो सारा आपका नमकीन है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग लिख सकते हो मुख्य भूमिका के अंदर, ठीक है। आखिरी में आप लोग लिखोगे निष्कर्ष। क्या लिखोगे दोस्तों, निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर आप लोगों को बताओगे कि हम सबको जो है जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को चीज़ों को बताना है। देखिए आप लोग की भूमिका के लिए 1 नंबर दिया जाता है। कितने नंबर दिए जाते हैं दोस्तों, भूमिका के लिए 1 नंबर। आप लोग जो मुख्य विषय वस्तु लिखते हो ना, मेन बॉडी, तो उसके आपको मिलते हैं 4 नंबर। निष्कर्ष के लिए आप लोग को मिलते हैं 1 नंबर, और बाकी आप लोग की जो व्याकरण है, शब्द की शुद्धता है, उसके लिए 1 नंबर मिलते। तो आप लोग जो है इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को जो 3 भागों के अंदर बांट सकते हो। किस किस के अंदर दोस्तों, पहला आप बांट सकते हो दोस्तों किसके अंदर आप लोग बांट सकते हो, भूमिका के अंदर, जिसके अंदर आप लोग विषय के बारे में जानकारी दोगे 3-4 लाइन में। सेकेंड आप लोग जो है विषय वस्तु लिखोगे, मेन मुद्दा जो होगा आप लोग इसी के अंदर लिखोगे, विषय वस्तु के अंदर ही। उसके बाद में आप लोग आखिरी में इसको निष्कर्ष लिखोगे। इस तरह से आप लोगों को जो है 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 के अंदर क्या देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 13 के अंदर कि भाई आप अनुपम हैं, आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्दों में क्या लिखना है दोस्तों, पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या लिखना है दोस्तों, पत्र लिखना है। बाकी पत्र का फॉर्मेट आप लोग के टीचर ने आप लोग को बता दिया होगा, ठीक है। इसी के विकल्प में ये वाला सवाल भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 14 कि भाई आप मेधावी माधव हैं, अपने पत्रकारिता में आपने अध्ययन पूरा कर लिया है। किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है। उक्त पद की योग्यता को धारण करते हुए उक्त पद हेतु समाचार पत्र के लिए जो है आपको क्या देना दोस्तों, स्वीकृत स्वविवृत्त तैयार करना है, ठीक है। रिज्यूमे वगैरह जो होता है तो आप लोग को पता ही होगा किस तरह से किया जाता है। फिर आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या बोलता है, प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में क्या करना, तैयार करना है, विज्ञापन, है ना दोस्तों। तो आप लोग को जो है इस तरह से आप लोग को तैयार करना है। आप लोग का ये पूरा पेपर था दोस्तों, ठीक है, प्री बोर्ड हिंदी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा कैसा आप लोग का पेपर आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और बने रहिए, आप लोग के लिए मैं और वीडियोस लेके आ रहा हूँ, साइंस की, मैथमेटिक्स की, एसएसटी की, इंग्लिश की। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कर देना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास 10th हिंदी का पेपर, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग मेहनत